अस्सलाम वालेकुम। टेलीस्कोप्स की सीरीज़ के अंदर दूसरे वीडियो में खुशामदीद। जैसे मैंने आपको पहले सेगमेंट में बताया था कि इसमें ओवरऑल 4 टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। पहले जो इसका सेगमेंट था उसमें हमने मैग्नीफिकेशन, फील्ड ऑफ व्यू, ऑब्जेक्टिव लेंस और रेटिकल्स के बारे में बात की थी। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे मिनट ऑफ एंगल, फोकल प्लेन्स, आई रिलीफ और पैरेलक्स एडजस्टमेंट। ये कोई जादुई अल्फाज नहीं है, बड़े आसान चीज़ें हैं। जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा तो आपको समझ आ जाएगी सारी चीज़ों की और आप बेहतर तौर पे डिसाइड कर सकेंगे दोनों ये वीडियोस देखने के बाद कि आपको किस किस्म की स्कोप दरकार है और उसके लिए कितने पैसे आपको देने पड़ेंगे ताकि वो आप स्कोप हासिल कर सकें। तो चलते हैं सीधे मिनट ऑफ एंगल की तरफ। देखिए, मोटे तौर पे हमें याद रखना चाहिए, हमने बचपन में स्कूल में पढ़ा था कि एक दायरे को हम 360 डिग्रीज में बांट लेते हैं। क्योंकि अगर दायरे का हमने बताना हो कि अगर ये दायरा है, इसके ऊपर तो हम कहते हैं जी 00 बजे, इसके बिल्कुल नीचे तो हम कहते हैं जी 6 बजे, ये घड़ी की सुइयों के हिसाब से है। इसके बिल्कुल दाएं हो तो हम कहते हैं जी 3 बजे, इसके बिल्कुल बाएं हो तो हम कहते हैं जी 9 बजे। तो ये तो बड़ा आसान हो गया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। फिर हम कहते हैं कि जनाब अगर ईस्ट और नॉर्थ के दरमियान में हो तो ये नॉर्थ ईस्ट होगा, शुमाल मशरिक होगा। अगर ये मशरिक और जनूब के दरमियान है तो ये जनूब मशरिक होगा। ये तो बड़ा आसान हो गया। लेकिन अगर ये नॉर्थ यानी शुमाल और शुमाल मशरिक के दरमियान कोई जगह है और उसको प्रिसाइज हम बताना चाहें तो फिर ये कुतुब शुमाली के जो हैं नाम, ये हमारी इमदाद करना बंद कर देते हैं। उस इमदाद को लेने के लिए, हासिल करने के लिए हमने क्या किया कि एक दायरे को 360 डिग्री ऊपर से 0, 45, 90, 180, 270 और 360 वापस। सो पूरे दायरे को हमने 360 डिग्रीज में डिवाइड कर दिया और उसको इस्तेमाल किया। फिर मुश्किल यह आई कि अगर वो 1 और 2 डिग्री के दरमियान कोई जगह हो तो फिर क्या करेंगे। ये तो नहीं आप कह सकते 1.5 डिग्री या 1.25 डिग्री या 1.25 डिग्री। तो फिर ख्याल आया लोगों को, उन्होंने कहा कि जी यार ये 360 डिग्री कम है, तो पूरे दायरे को अगर हम 6400 डिग्रीज में या 6400 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो वो ज़्यादा एक्यूरेटली हम छोटी जो होगी ना डिफरेंस वो बयान कर सकेंगे। सो इस तरीके से एक दायरे को 6400 मिल्स में तकसीम कर दिया गया। उसके बाद ये देखा कि अगर मैं अपनी टेलीस्कोप में से देखता हूं 0 फासले के ऊपर, 0 रेंज के ऊपर, और किसी निशान के ऊपर अगर उसका मैं क्रॉस रखता हूं तो पहला मिल जो है वो उस निशान से 1 मिल दाएं होता है। लेकिन जब अब किसी चीज को छेड़ना नहीं है, टारगेट को उठा के जब मैं 100 गज पे ले जाता हूं, 100 मीटर्स पे, तो मैं देखता हूं कि टारगेट के ऊपर जब मेरा डॉट या क्रॉस आया है तो जो 1 मिल का निशान था वो उसके राइट पे होगा। अब 100 गज के फासले के ऊपर टारगेट और जहां पर पहला मिल का निशान है, अगर उसको नापें तो वो 1 इंच का फर्क डालेगा। एक्चुअली 1.047 इंच का फर्क डालेगा, लेकिन हम कहते हैं कि 1 इंच का फर्क डालेगा। सो इसका मतलब है कि 1 मिल 100 गज पे 1 इंच का फर्क डालता है, चाहे दाएं बाएं का हो या ऊपर नीचे का। और वही 1 मिल 200 गज के ऊपर 2 इंच का फर्क डालेगा, 300 गज के ऊपर 3 इंच का फर्क डालेगा, 400 गज के ऊपर 4 इंच का फर्क डालेगा। तो एक हमें पुलिया मिल गया, एक तरीका मिल गया कि अगर हमने हवा की वजह से या किसी और वजह से 100 गज के ऊपर टारगेट परिंदा बैठा था और उसके हमने
1 इंच दाएं फायर करना है तो हम दाएं वाला 1 मील टारगेट के ऊपर रखेंगे तो वो उसको लग जाएगा। सो ये मिल्स जो हैं ये डिग्रीज से छोटा होता है। डिग्री 360 होती हैं एक सर्कल में, मिल 6400 होते हैं। और इसका पर्पज़ ये होता है कि आप टारगेट शूटिंग के लिए या हंटिंग के लिए एक तरीका तो है क्लिक्स के जरिए आप उसको मूव कर लेते हैं, और दूसरा तरीका है कि अगर आपने एम ऑफ करना है तो मिल्स का अगर आपको पता है तो आपको मिसाल के तौर पे आपको पता है कि आपकी बंदूक 100 गज़ के ऊपर अगर आपने 50 गज़ पे ज़ीरो की हुई है एयरगन को, और 100 गज़ के ऊपर वो एयरगन 4 इंच नीचे छरा मारती है, तो आपने 100 गज़ के ऊपर 4 मिल उसको ऊपर कर देना है। सो ये फ़ायदा होता है मिल्स का। इसकी एक तस्वीर के ज़रिए मैं आपको समझा देता हूँ कि ये अगर यहाँ पर ज़ीरो डिस्टेंस है तो यहाँ पर ज़ीरो मिल है, तो 100 यार्ड के ऊपर वो 1 इंच का फ़र्क डाल रहा है, 200 पे 2 इंच का फ़र्क डाल रहा है, 3 इंच पे इस तरह, और 200 यार्ड्स के ऊपर 5 इंच का फ़र्क पड़ जाता है। सो 100 गज़, 200 गज़, 300 गज़, 400 गज़, 500 गज़, 500 गज़ के ऊपर 5 इंच का फ़र्क पड़ गया। सो ये आसान है याद रखना कि हर 100 गज़ के ऊपर 1-1 इंच आप बढ़ाते जाएं तो आपका 1 मिल कवर करता जाएगा, यानी कि 1 मिल फासला 500 गज़ के ऊपर 5 इंच का फ़र्क डाल देगा। 5 इंच अगर आपने टारगेट से दाएं या बाएं या ऊपर या नीचे रखना है 500 गज़ के ऊपर तो 1 मिल, 10 इंच रखना है तो 2 मिल, 15 इंच रखना है 3 मिल। तो ये आसान है। नेक्स्ट चीज़ है फोकल प्लेन। फोकल प्लेन क्या चीज़ है? देखिए, फोकल प्लेन बड़ी टेक्निकली तो बड़ी आसान सी चीज़ है कि जो टेलीस्कोप होती है इसके अंदर मुख्तलिफ लेंसेज लगे होते हैं। एक लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस होता है जो कि लाइट गैदर करता है, रोशनी को इकट्ठा करता है। फिर इसके अंदर इरेक्टर लेंस होते हैं जो कि जैसे आप देखेंगे कि ये आपको लिखाई सारी उल्टी नज़र आ रही है क्योंकि कैमरा इसको उल्टा पड़ रहा है। अगर इस कैमरे के अंदर मैं एक लेंस और लगा दूं जो इसको सीधा कर दे तो उसको हम इरेक्टर लेंस कहेंगे, जो इसके इमेज को इरेक्ट कर देता है। अगर उल्टा हुआ उसको सीधा कर देगा। सो बिल्कुल इसी तरीके से टेलीस्कोप के अंदर इरेक्टर लेंस होता है। फिर इसके अंदर मैग्नीफिकेशन लेंस मैग्नीफिकेशन ट्यूब के अंदर लगे होते हैं जो चीज़ को बड़ा कर देते हैं। फिर इसके अंदर रेटिकल पैटर्न होता है। रेटिकल पैटर्न की हम पहले बात कर चुके हैं, जिसमें क्रॉसहेयर होता है, डॉट होते हैं। वो रेटिकल पैटर्न वाला लेंस अगर तो सबसे आगे लगा हुआ है, ठीक है, तो फिर उसको हम कहेंगे सेकंड फोकल प्लेन, इसलिए कि ये फिक्स्ड है। ये इसके पीछे जो मर्जी हम करते रहें, उल्टा करें, सीधा करें, इमेज को बड़ा करें, छोटा करें, इसकी साइज में फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। ये तस्वीर में जैसे आपको मैं दिखाऊं, ये देखें फर्स्ट फोकल प्लेन के अंदर जो लेंस लगा होगा, इसको आधा करके दिखाता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये जो फर्स्ट फोकल प्लेन में लेंस लगा हुआ है ये इसका ऑब्जेक्टिव लेंस है जहां पर ये लाइट गैदर कर रहा है टेलीस्कोप। और उसके बाद आपने लेंस लगा दिया आपका रेटिकल, यानी कि जो ही ऑब्जेक्टिव लेंस आया तो उसके बाद रेटिकल लेंस आ गया। बाकी सारा मसाला, बाकी सारी चीज़ें टेलीस्कोप के पीछे हैं। सो इसका मतलब है, इसीलिए इसको फर्स्ट फोकल प्लेन कहते हैं। फर्स्ट लेंस आता है इसमें। अब इसके बाद आप इमेज को जो ही आप बड़ा करेंगे, छोटा करेंगे, तो इस इमेज पे भी फर्क पड़ेगा। अगर इमेज बड़ा होगा तो ये इमेज भी बड़ा हो जाएगा, इमेज छोटा होगा तो ये इमेज भी छोटा हो जाएगा। सो ये लेंस जो फर्स्ट फोकल प्लेन का है, याद रखें कि ऑब्जेक्टिव लेंस के बाद पहला लेंस जो है रेटिकल का वो होगा, तो ये फर्स्ट फोकल प्लेन कहलाएगी। लेकिन अगर यही रेटिकल लेंस जो है ये पूरी की पूरी टेलीस्कोप में से गुजरते हुए एंड में जाके ऑक्यूलर असेंबली से पहले लगा होगा तो फिर ये सेकंड फोकल प्लेन, यानी ये अगर लेंस यहां लगा हुआ है तो फर्स्ट फोकल प्लेन है, अगर ये लेंस पीछे लगा हुआ है तो सेकंड फोकल प्लेन है। ये तो होगी इसके टेक्निकल बयान। अब देखते हैं इससे फर्क क्या पड़ता है। ये देखिए,
जो सेकंड फोकल प्लेन लेंस है, टेलीस्कोप है, उसमें आप देखेंगे कि जो रेटिकल है उसका साइज फर्क नहीं पड़ रहा, जबकि ज्यों ज्यों टारगेट नज़दीक आता जा रहा है टारगेट बड़ा होता जा रहा है। यहाँ पर टारगेट नज़दीक है, दूर है, यहाँ पर टारगेट मैग्नीफाई करके आपने बड़ा कर लिया, लेकिन आपके रेटिकल पैटर्न में कोई फर्क नहीं पड़ा, रेटिकल पैटर्न सेम है। ये बड़ी याद रखने की बात है कि सेकंड फोकल प्लेन में रेटिकल पैटर्न फिक्स्ड है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो मैग्निफिकेशन ट्यूब के पीछे लगा हुआ है। ऑब्जेक्ट जो है वो छोटा, बड़ा, उससे बड़ा और उससे बड़ा होता जा रहा है, लेकिन रेटिकल पैटर्न फिक्स्ड है। ये है सेकंड फोकल प्लेन का नज़ारा। अब दूसरी मिसाल आप देखिए, ये है फर्स्ट फोकल प्लेन का नज़ारा। इसमें आप देखेंगे कि रेटिकल पैटर्न का साइज भी टारगेट के साइज के हिसाब से छोटा या बड़ा होता जा रहा है। यहां पर रेटिकल पैटर्न जो है वो बड़ा नजर आ रहा है आपको। जो जो आप जूम कम करते जाएंगे, यानी नजदीक चीज टारगेट को लाते जाएंगे, तो वो आप देखेंगे कि यहां पर आकर जब आपने जूम मिनिमम कर दिया तो रेटिकल भी बहुत छोटा हो गया। और यह भी हो सकता है कि जब जूम आप बहुत कम कर दें तो रेटिकल पैटर्न आपको नजर ही ना आए या बहुत मध्यम हो जाए। ये एक डिसएडवांटेज है इस फर्स्ट फोकल प्लेन का। लेकिन इसका एडवांटेज फर्स्ट फोकल प्लेन का ये है कि ये रेंज के साथ मुताबिकत रखता है, जूमिंग के साथ मुताबिकत रखता है, छोटा बड़ा होता रहेगा जूमिंग के साथ। अब हम देख लेते हैं इन दोनों का कंपैरिजन, फर्स्ट फोकल प्लेन और सेकंड फोकल प्लेन। पहले हम बात करते हैं फर्स्ट फोकल प्लेन की। हमने बात की कि ये रेटिकल पैटर्न सबसे आगे लगा होता है, इसलिए इसको फर्स्ट फोकल प्लेन कहते हैं। दूसरी हमने बात की कि ज्यों ज्यों जूम बढ़ेगा या कम होगा, रेटिकल का साइज भी कम या छोटा होगा। इसका मतलब यह है कि जो फर्स्ट फोकल प्लेन है ये लॉन्ग रेंज शूटिंग के लिए ज़्यादा मुनासिब है, शॉर्ट रेंज के लिए मुनासिब नहीं है, क्योंकि शॉर्ट रेंज के ऊपर वो नज़ारा इतना छोटा हो जाता है कि वो उसकी अफादियत ख़त्म हो जाती है। लेकिन लॉन्ग रेंज के ऊपर उतनी क्लैरिटी बढ़ती जाती है, और जितना रेंज मैग्नीफिकेशन बढ़ती जाती है उतना नज़ारा क्लियर होता जाता है। चूंकि फर्स्ट फोकल प्लेन रेटिकल पैटर्न फिक्स्ड है, जूमिंग के साथ, जूमिंग बढ़ेगी तो उसका साइज चेंज होगा, जूमिंग कम होगी तो उसका साइज चेंज होगा। इसका मतलब यह है कि अगर आपने उसको 50 गज के ऊपर 6x के ऊपर 0 किया हुआ है, तो आप जब उसको जूम बढ़ा के 6 से 12x पे ले जाएंगे तो रेटिकल पैटर्न शिफ्ट नहीं होगा। रेटिकल पैटर्न का साइज उसके हिसाब से छोटा या बड़ा होता जाएगा, लेकिन उसकी जीरोइंग नहीं हिलेगी। अगर आपने उसको 6x पे 0 किया हुआ है तो आप चाहे जूम करके उसको 20x या 25x पे भी ले जाएंगे, जीरोइंग में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेटिकल पैटर्न उसके साथ नथी हो गया है। ज्यों ज्यों जूमिंग बढ़ती जाएगी रेटिकल पैटर्न भी अपना साइज कम या छोटा करता रहेगा। नतीजा ये होगा कि उसकी जो सेटिंग थी उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। सो लॉन्ग रेंज शूटिंग के लिए फर्स्ट फोकल प्लेन होना जरूरी है। शॉर्ट रेंज के लिए फर्स्ट फोकल प्लेन की जरूरत नहीं है। या अगर आपने जूम चेंज नहीं करना शिकार के दौरान, आपने जीरोइंग जिस जूम पे की है, अगर आपने 10x पे जीरोइंग की अपने हथियार की और आपने शिकार के दौरान थ्रू आउट 10x ही इस्तेमाल करना है, तो आपको फर्स्ट फोकल प्लेन जरूरत ही नहीं है। फिर आप सिर्फ सेकंड फोकल प्लेन इस्तेमाल करें, क्योंकि उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ा नुकसान फर्स्ट फोकल प्लेन का यह है कि ये महंगी स्कोप होती है, सो कीमत इसकी ज़्यादा होती है। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड फोकल प्लेन की। मैंने आपको बताया था कि सेकंड फोकल प्लेन जो होता है ये मैग्नीफिकेशन ट्यूब के पीछे लगा होता है। सेकंड फोकल प्लेन में ये यहाँ कहीं लगा होगा, जबकि फर्स्ट फोकल प्लेन में आगे लगता है। सेकंड फोकल प्लेन का जो लेंस चूँकि पीछे लगा हुआ होता है, तो इसका मतलब यह है कि ये लेंस, ये रेटिकल मूव नहीं करता। इसको आप, क्योंकि जो कुछ होना होता है इससे आगे हो चुका होता है। ये आपको एक स्टेबल व्यू देता है टारगेट का।
इसके अंदर होल्ड ओवर में फ़र्क पड़ेगा। अगर आपने होल्ड ओवर करना है, अगर आपने मैग्नीफिकेशन चेंज की तो इसका होल्ड ओवर वो नहीं रहेगा जो ज़ूरिंग के वक्त था। तो इसलिए अगर आपने सेकंड फोकल प्लेन टेलीस्कोप इस्तेमाल कर रहे हैं तो याद रखें उसमें आप मैग्नीफिकेशन को नहीं छोड़ेंगे शिकार के दौरान। जिस मैग्नीफिकेशन पे ज़ीरो की है उसी मैग्नीफिकेशन पे अगर आप शिकार करेंगे तो सेकंड फोकल प्लेन और फर्स्ट फोकल प्लेन में कोई फ़र्क नहीं है। एडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि ये सस्ता होता है, ये स्कोप सस्ती होती है। डिसएडवांटेज ये है कि पैरेलक्स इसमें ज़्यादा आता है फर्स्ट फोकल प्लेन के। सो हर सिस्टम के फर्स्ट फोकल प्लेन या सेकंड फोकल प्लेन के कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, फैसला आपने करना है। लॉन्ग रेंज शूटिंग फर्स्ट फोकल प्लेन इस्तेमाल करें, शॉर्ट रेंज शूटिंग सेकंड फोकल प्लेन इस्तेमाल करें, थोड़े पैसे खर्चे। ऑलराइट, अब हम शॉर्टली बात करते हैं जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको हम कहते हैं आई रिलीफ। आई रिलीफ क्या है? आई रिलीफ ये है कि मेरी आंख जब मैं टेलीस्कोप से देखता हूँ तो 3 इंच के फासले पर है, 2 इंच के फासले पर है, या इसको टच कर रही है, या 6 इंच के फासले पर। सो कितनी दूर मैं आंख रखता हूँ टेलीस्कोप के लेंस से तो मुझे फुल नज़ारा क्लियर नज़र आता है। उस फासले को, यानी आंख और इस लेंस की सरफेस के दरमियान जो फासला है उसको हम आई रिलीफ कहते हैं। ये कॉरेस्पॉन्ड करता है इसकी लेंस की फोकल लेंथ से। जितनी फोकल लेंथ होगी उतना आई रिलीफ होगा। फोकल लेंथ छोटी होगी, आई रिलीफ भी छोटा होगा। फोकल लेंथ बड़ी होगी तो आई रिलीफ भी बड़ा होगा। इसके फ़ायदे नुकसान क्या हैं? मेन चीज़ बहैसियत शूटर हमें पता होनी चाहिए कि साइंस तो अपनी जगह पर है, लेकिन इसका फ़ायदा नुकसान क्या है आई रिलीफ ज़्यादा होने का या कम होने का। देखिए, अगर ये 7mm राइफल के ऊपर मैंने लगाई हुई है और मैंने यहाँ अपनी आंख रखी हुई है तो जब धक्का लगेगा तो क्या होगा? ये मेरी आंख ले जाएगा। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो ये होगा कि शॉर्ट आई रिलीफ की टेलीस्कोप आप हाई पावर्ड राइफल पे नहीं लगाते, क्योंकि उसमें आपकी आंख इतनी नज़दीक चली जाती है कि जब धक्का लगता है तो आपकी आंख डैमेज हो सकती है, ज़ख्मी हो सकते हैं। उसमें आप लॉन्ग आई रिलीफ टेलीस्कोप इस्तेमाल करते हैं ताकि आपकी आंख दूर रहे और धक्का लगने पर आपकी आंख महफूज रहे। सो ये तो पहला नुकसान या फ़ायदा हो गया आई रिलीफ के बारे में पता होने का। ये देखें कि जितनी आई रिलीफ कम होगा उतना फील्ड ऑफ व्यू बढ़ जाएगा। ये बहुत कम लोगों को पता होगा इस बात का। देखें, ये जो टेलीस्कोप है ये इसमें 32 मिलीमीटर का लेंस लगा हुआ है। इसमें लेंस 32 मिलीमीटर का लगा हुआ है। ये टेलीस्कोप जो है इसमें 50 मिलीमीटर का लेंस लगा हुआ है। लेकिन फील्ड ऑफ व्यू के लिहाज से अगर मैं दोनों को 10x पे रखता हूं तो इसका फील्ड ऑफ व्यू उतना ही है जितना इसका है, इसलिए कि ये शॉर्ट आई रिलीफ है। इसके तकरीबन आई टच करके देखना पड़ता है। चूंकि शॉर्ट आई रिलीफ है तो इसका फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा है। ये लॉन्ग आई रिलीफ है तो इसका फील्ड ऑफ व्यू कम है। सो अगर मैं एयरगन के ऊपर, पीसीपी के ऊपर या 22 बोर राइफल के ऊपर जिसका झटका कम है टेलीस्कोप चाहता हूं तो हमेशा शॉर्ट आई रिलीफ टेलीस्कोप खरीदें, क्योंकि शॉर्ट आई रिलीफ के अंदर छोटे साइज में आपको ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू नज़र आता है। सो मैं अपनी पीसीपी राइफल में मैंने 2 खरीदी हुई हैं टेलीस्कोप्स, दोनों शॉर्ट रिलीफ हैं एमटीसी की, और ये ख़ास तौर पे डिज़ाइन ही पीसीपी के लिए की गई है इंग्लैंड में। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये छोटी स्कोप होती है, छोटा लेंस होता है, कम वज़न होता है, साइज़ भी इसका छोटा होता है, लेकिन ये आपको फील्ड ऑफ व्यू उतना ही देती है जो कि एक 50 मिलीमीटर लेंस वाली तोप देती है। तो ये एक बेसिक एडवांटेज हो गया। लेकिन इसको आप हाई पावर्ड राइफल पर नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि ये आपकी आंख को नुकसान पहुंचाएगी। सो ये तो हो गया बयान आई रिलीफ के बारे में। आई होप कि जो 8 टॉपिक्स मैंने चुने थे टेलीस्कोप्स के को एक्सप्लेन करने के लिए, वो 8 के 8 आपको समझ आ गए हैं और अब आप बेहतर पोजीशन में हैं कि आप डिसाइड कर सकें कि आपको किस किस्म की स्कोप चाहिए। याद रखें, सिर्फ पैसे खर्चने से अच्छी स्कोप नहीं ली जाती। स्कोप तो अच्छी होगी लेकिन वो क्या आपके काम की भी है या नहीं। आपने टेलीस्कोप लेनी हो
मोबाइल फ़ोन लेना हो, लैपटॉप लेना हो, हम ज़्यादा गलती करते हैं कि सबसे ज़्यादा जिसकी स्पेसिफिकेशंस होती हैं उसके तो पीछे भागते हैं और उसके लिए बहुत ज़्यादा कीमत अदा करते हैं, जबकि इस्तेमाल 5% भी नहीं करते हैं उसकी कैपेबिलिटीज़ का। तो फिर ऐसी चीज़ के ऊपर क्यों पैसे ज़ाया करते हैं? जब आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी, आपको समझ होगी इन चीज़ों की, तो आप डिसाइड कर सकेंगे कि आपके लिए क्या चीज़ मुनासिब है। उसके हिसाब से फिर आप कीमत दें, उसके हिसाब से आप साइज़ उसका चुनें, उसके हिसाब से आप उसका वज़न चुनें, अपने हथियार को देखें, अपनी टारगेट को देखें, अपनी रेंज को देखें, टारगेट शूटिंग करनी है या शिकार खेलना है, इन चीज़ों को ज़हन में रखें, फिर डिसाइड करें कि आपने कौन सी टेलीस्कोप चुननी है। उम्मीद है कि आपको मेरी इस डिस्कोर्स से आप फ़ायदा उठाएंगे और मेरी कोशिश रायगा नहीं जाएगी। पर्पज़ मेरा यही था कि जितना कुछ मैं टेलीस्कोप्स के बारे में जानता हूँ आपको बता सकूँ। इसके बारे में भी टेलीस्कोप्स के और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हो सकती है, लेकिन मैंने वो चीज़ें चुनी हैं, वो 8 टॉपिक्स चुने हैं जो मेरे ख़्याल में मुझे और आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, एक आम शिकारी को ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। टेक्निकलिटीज़ में जाएँ तो कई दिन आप एक टेलीस्कोप के ऊपर बात कर सकते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा कोई नहीं, क्योंकि जो चीज़ हमें जिस नॉलेज से हमें हमारे काम की है उसकी बात की जाए। अगर आपको पसंद आया हो ये दोनों वीडियोस, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और देखते रहिए, एंजॉय कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।